हेलो अकेडमिशंस, वेलकम टू बीएम अकेडमिया। आज हम क्लास 12 जोग्राफी है, उसकी जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़, अभी चैप्टर के बारे में समझते हैं उससे पहले उसकी हेडिंग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिविटीज़ क्या होती है। अब प्राइमरी एक्टिविटी इकोनॉमिकल एक्टिविटी का पार्ट है, तो सबसे पहले ये समझना होगा इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इनकम जनरेट करे उन्हें हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। और इसको हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को ही हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी और टर्शरी को हम बाद में पढ़ेंगे। जो टर्शरी है उसके साथ में आ जाता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ भी आ जाती है, उसको हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे और चैप्टर 5 के अंदर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट हो, यानी कि हम उसको कोई प्रोसेस नहीं करते, सिर्फ एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल समझो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एनवायरनमेंट के ऊपर है ना, मतलब मिट्टी थी, मिट्टी मेरा एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर मैंने बीज बोए, फिर उसको खाद वगैरह सब कुछ दी। वो क्या हुआ, गेहूँ के बीज बोए थे मैंने, तो गेहूँ के पौधे हो गए। ठीक है, अब मैं उसको, ये क्या बन गया, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट हो गया। अब मैं उस गेहूँ को अगर मैं उसको फैक्ट्री में ढालूंगी और उससे बिस्किट बनाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। अब मैं उस बिस्किट को अगर कंज्यूमर तक पहुंचाऊंगी तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन लगेगा मेरा, वो किसका पार्ट हो जाएगा, टर्शरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो सिर्फ एनवायरनमेंट पर डिपेंडेंट हो, जिसके अंदर आपकी हंटिंग आ जाएगी, गैदरिंग आ जाएगी, जो आप पेस्टोरल एक्टिविटीज़ होती है वो आ जाएगी, फिशिंग आ जाएगी, फॉरेस्ट्री आ जाएगी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, और ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी। ठीक है, और अभी भी आप देखोगे बहुत से रीजन्स है ना प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है। जैसे आप देखोगे जो फिशेज़ है, फिशिंग है ना, वो प्राइमरी एक्टिविटी से डायरेक्ट मिलता है हमें। ठीक है, फिशेज़ कहाँ पे होगी, आपको कोस्टल एरिया में होगी, तो कोस्टल एरिया के जो भी लोग हैं वो फिशिंग पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, प्लेन है ना, जो प्लेन एरिया उसके अंदर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फिशेज़ नहीं है। ठीक है, तो फिजिकल और जो सोशल फैक्टर्स है वो किस तरह की प्राइमरी एक्टिविटी होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, फिजिकल और सोशल फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, और जो लोग प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर लेते हैं, एंगेज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम रेड कॉलर वर्कर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं। और रेड हम ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, उनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया, रेड कॉलर वर्कर याद रखना, 1 मार्क में आ सकता है। हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहली प्राइमरी एक्टिविटी की, हंटिंग एंड गैदरिंग। अब हंटिंग क्या होती है कि मैं हंट कर रही हूँ, गैदरिंग यानी कि जो भी मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसको गैदर कर रही हूँ। ठीक है, तो हर एक एनिमल कैसे हंट किया जाता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा एनिमल वहाँ पे मिलेगा, और कौन सा एनिमल हर जगह तो नहीं मिलता, हर एक एनिमल तो रीजन वाइज डिपेंड होता है। ठीक है, जो पहले वाले ज़माने के लोग थे ना, वो हंटिंग पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती है, यानी जो बहुत पहले की सोसाइटीज़ होती है जिसके अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होती, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर। स्पेशली जो बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, या फिर बहुत ज़्यादा जो गर्मी है उस एरिया में। ठीक है, कोस्टल एरिया अभी भी फिशिंग में डिपेंडेंट है, पर अभी हम देखेंगे उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है थोड़ा बहुत। अब इंडिया के अंदर आप देखोगे हंटिंग इज़ कम्प्लीटली बैंड। वाई, क्वेश्चन उठता है वाई। तो आप देखो कि पहले वाले टाइम पर क्या था कि हम हंटिंग, इतने ज़्यादा टूल्स नहीं थे हमारे पास, तो है ना नॉर्मल हम छोटे छोटे टूल्स होते हैं ना, जैसे कोई तीर कमान हो गया, उससे हंट करते थे। तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा हंट हो सकता है, उससे ज़्यादा स्केल पर हंटिंग नहीं की जा सकती उससे, तो हंटिंग वॉज लिमिटेड। अब हमारे पास क्या आ गया, इतने ज़्यादा टूल्स आ चुके हैं कि हम मास हंटिंग करते हैं, जो अननेसेसरी हंटिंग है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है कुछ स्पीशीज़ की वो डिक्लाइन हो रही है। अब इसके अंदर आप देखोगे जो टाइगर्स है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और भी बहुत सारे जो जानवर है उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या बन रहे हैं, एंडेंजर बन रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब अगर एक भी जानवर है ना हमारे इकोसिस्टम से हटता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इकोसिस्टम के अंदर, ये तो आपको पता ही है एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट। तो इसको हम अभी बैन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मास हंटिंग हो रही है, इलीगल हंटिंग इज टोटली बैंड।
अब गैदरिंग कहाँ की जाती है, हार्श क्लाइमेट में की जाती है, और गैदरिंग के अंदर भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की जाती। इसकी वजह से कैपिटल भी ज़्यादा नहीं लगता, यील्ड भी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि ज़्यादा हमें मिलता भी नहीं, और सरप्लस भी कोई जनरेट नहीं होता। गैदरिंग कहाँ की जाती है, हाई लैटिट्यूड्स पे। देखो नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सदर्न चिल। ये देखो नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड सदर्न चिल। देन अब यहाँ पे जो लो लैटिट्यूड्स है जैसे कि अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये देखो दिस, देन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो गैदरिंग आप देखोगे मार्केट ओरिएंटेड होने लगी अभी। क्यों? क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है उसको हम सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। जैसे जो प्लांट प्रोडक्ट्स है, जैसे जो ट्री होता है ना उसके बाहर की जो परत होती है, उसकी जो स्किन होती है उसको हम मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, लीव्स को सेल कर सकते हैं, नट्स जो मिलता है, और जो ट्री के अंदर वाला हिस्सा होता है उसको भी हम सेल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्यूनाइन, टेनिन, कॉर्क, लीव्स के लिए ड्रग्स और फाइबर्स आपको मिल जाएंगे, नट्स के लिए ऑयल और फूड, देन ट्रीज ट्रंक के लिए आपको रबर जो है वो उसके अंदर से आता है, देन गम्स में भी यूज़ होता है। अब आप देखोगे जो आप च्युइंग गम खाते हो ना उसके बीच में जब पूरा खा लोगे ना तो उसके अंदर कुछ बच जाता है, दैट इज चिले, जो च्युइंग गम के लिए अंदर यूज़ होता है। और ये मिल्क जूस मिलता है, कहाँ से मिलता है हमें, सेपोटा ट्री से हमें ये मिलता है। पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि गैदरिंग पूरे वर्ल्ड में इतना एक ज़्यादा अपना लेगी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है वो उसके सस्ते भी मिलते हैं और ज़्यादा मास भी मिलता है। गैदरिंग लिमिटेड है, ज़्यादा हमें प्रोड्यूस नहीं मिल सकता, फॉरेस्ट भी तो लिमिटेड है, पर जो सिंथेटिक प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा मास में मिलते हैं हमें, और बहुत ज़्यादा ईजीली हमें मिल जाते हैं, चीप रेट्स पर हमें मिल जाते हैं। नाउ हम सेकेंड एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, दैट इज पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म क्या होता है, सबसे पहले हंटिंग होती थी। अब हंटिंग ऐसे रियलाइज करा गया कि सस्टेनेबल नहीं है ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो क्या किया लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, यानी उन्हें पालना शुरू कर दिया, और उन्हें है ना उनसे वो मिलते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स मिलते थे उन्हें वो यूज़ करते थे मार्केट में सेल करने के लिए भी और ख़ुद के लिए भी यूज़ करते थे। अब जो अलग अलग लोग जहाँ जहाँ पे रह रहे हैं ना उसके हिसाब से क्या होता है, उन्हें अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे जोग्राफिकल फैक्टर्स है, जो आप देखोगे जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है कि वो वहाँ पे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, तो उसके हिसाब से क्या होता है एनिमल्स वहाँ पे अलग अलग मिलते हैं, और इसको सबसिस्टेंस और कमर्शियल दोनों लेवल पर प्रैक्टिस किया जाता है। सबसिस्टेंस क्या है कि मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, मतलब मेरे पास ज़्यादा इतना लंबा है नहीं, तो मैं सिर्फ थोड़ा बहुत स्मॉल स्केल पर करूँगी और मैं सिर्फ अपनी डिमांड फुलफिल हो जाए उतना करूँगी। देन कमर्शियल लेवल पर क्या होगा कि मैं मार्केट बेस्ड करूँगी, तो सबसिस्टेंस यानी कि मैं खुद के लिए कर रही हूँ। इसके अंदर आ जाएगा नॉमेडिक हर्डिंग। अभी क्या होती है नॉमेडिक हर्डिंग इज पेस्टोरलिज्म जो है उसका एक पार्ट है, जिसके अंदर प्रिमिटिव सबसिस्टेंट एक्टिविटी, यानी कि बहुत जो पुराने वाले टाइम से वहाँ से हो रही है, और इतनी ज़्यादा हाई स्केल पर नहीं की जा सकती, और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की जाती। हर्डर्स एनिमल्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, फूड पर, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, जो टूल्स है उसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सब कुछ एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ पेस्चर्स, कि उन्हें मिल जाए अच्छे क्वालिटी पेस्चर्स, पानी मिल जाए, ठीक है, कहाँ से उनका लाइफ स्टॉक पूरा अपना है ना पेट भर ले, तो उसके हिसाब से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। दिस इज़ अ पर्सन, ये ग्रुप है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये एक अनदर ग्रुप है। अब ये दोनों यहाँ पे मूव कर रहे हैं, एक पहाड़ है, पहाड़ बोल सकते हो या फिर एक ज़मीन है, जो भी है। अब ये जो ग्रुप आएगा वो बोल रहा है कि मैं तो इतना ही एरिया लूँगा और तू अपना इतना एरिया ले ले। तो इनका एरिया है ना फिक्स रहता था, हिस्टोरिकली फिक्स रहता था, अभी भी फिक्स है, तो इनका एरिया फिक्स रहता था, इसकी वजह से ज़्यादा जो झगड़ा है वो नहीं होता था। और मैंने आपको क्या बोला कि एनिमल्स अलग अलग रीजन्स पर अलग अलग होते थे। तो जो है ना ट्रॉपिकल अफ्रीका है वहाँ पे आपको कैटल मिल जाएगी, ठीक है, सहारा और अटलांटिक डेजर्ट से आपको शीप, गोट और कैमल्स मिल जाएंगे। तिब्बत और जो वहाँ पे माउंटेन्स है उसके अंदर याक्स मिल जाएंगे और लिमास मिल जाएंगे। आर्टिक और सब आर्टिक एरियाज के अंदर आपको रेनडियर मिल जाएंगे। और इसके रीजन कहाँ होंगे, कोर रीजन यानी जो बीच वाला एरिया है वो कहाँ से होगा, अटलांटिक और जो नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ से, देन अरेबियन पेनिनसुला और मंगोलिया और सेंट्रल चाइना। इसको हमेशा मैप से करना बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये जो वाला एरिया ना ये पूरा आ जाएगा कोर रीजन के अंदर। देन जो तुंद्रा रीजन है यूरेशिया के अंदर, ये वाला एरिया। देन
आप जो देखोगे जो साउथ वेस्ट अफ्रीका है और जो आइलैंड है मेडागास्कर का, ये वाला एरिया, तो उसको मैप से याद करोगे बहुत इजीली याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और विजुअलाइज करना इज द मेन फोकस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मूवमेंट करता है ना, मतलब मैं इस एक बार यहाँ पे आऊँगा, फिर मैं वापस यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा, देन मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँगा, वापस शिफ्ट हो जाऊँगा, मैं घूम रही हूँ ना, हर्डर अगर होता है तो वो घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं। अब वो कैसे घूम रहा है, अब मैं बोलूँगी कि सर्दी होती है ना, तो वहाँ पे माउंटेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वो प्लेन एरिया में आ जाते हैं सर्दी के अंदर, और जब प्लेन एरिया में गर्मी आ जाती है या फिर गर्मी होती है तो वो माउंटेन के अंदर वापस शिफ्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमन्स बोलते हैं। अब या तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे घूमूंगा, मैं प्लेन एरिया में घूम रहा हूँ, या फिर मैं माउंटेन्स के ऊपर ऐसे ऐसे घूमूंगा, या तो मैं माउंटेन्स के ऊपर जाऊँगा फिर नीचे आऊँगा, या फिर मैं प्लेन एरिया में ही इधर उधर घूमूंगा। तो ये दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, वर्टिकली भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं। अब ये कौन करते हैं, जो भी ट्राइब्स लोग हैं जो पेस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे गुज्जर्स, बकरवाल्स, धाड़ीज, भोतियास, ये सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे तुंद्रा रीजन के अंदर क्या होता है, ये साउथ टू नॉर्थ जाते हैं समर के अंदर एंड नॉर्थ टू साउथ चले जाते हैं विंटर के अंदर। क्यों, देखो दिस इज द तुंद्रा रीजन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, अगर ये यहाँ पे सर्दी हो रही है, मतलब पूरा सर्दी है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ेगी और यहाँ पे कम पड़ेगी, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब जब यहाँ पे विंटर मतलब समर का सीजन आ जाएगा तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी आने लग जाती है, तो शिफ्ट होते रहते हैं। अब अभी के टाइम पर क्या हो रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि इनके पेशर्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और क्यों डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने जो नेशंस हैं उनकी बाउंड्रीज बना रखी है, न्यू सेटलमेंट प्लान्स बना रखे हैं कि कैसे अलग अलग कंट्री ने अलग अलग बना रखे हैं, तो इनके प्रेशर्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहे थे। पहले पूरा यहाँ पे ट्रैवल करते थे, अब यहाँ पे क्या हुआ, बाउंड्रीज बन गई, यूएसए अलग बन गया, बहुत सारे अलग बन गए। सेम गोज फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब यहाँ पे पेस्टोरलिज्म के दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, दैट इज कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। अब इसको समझना, ये सबसे पहले तो ये समझो कि डिफरेंट कैसे है जो सबसिस्टेंस है उसके लिए। सबसे ज़्यादा तो ये ऑर्गेनाइज होती है, कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं इसको इंस्टॉल करने में, और वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है उससे, यानी उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, वहीं से शुरू हुई थी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, परमानेंटली हमारा एक लैंड एरिया होगा। अब ये कैसे होती है, दिस इज़ अ लैंड एरिया, समझो। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बार्स बना लिए, ठीक है, ये मैंने बार्स बना लिया। मेरे जो लाइफ स्टॉक है वो यहाँ पे सबसे पहले पूरा चारा होगी। अब यहाँ की घास खत्म होगी तो वो नेक्स्ट पर चले जाएगी, देन वो नेक्स्ट पर चली जाएगी, देन उसके बाद नेक्स्ट पर, देन उसके बाद नेक्स्ट पर, और इसकी ऐसे ही मेरा पूरा खत्म हो जाएगा। और जब तक मैं यहाँ पे पहुँचूंगा फिर मैं वापस यहाँ पे आऊँगा ना, तब तक वापस यहाँ पे घास भी उग जाएगी। तो मैं एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पर रहता हूँ, ठीक है, जो मैं एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता हूँ। और ये जो एक ब्लॉक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पार्सल बोलते हैं। अब कितने एनिमल्स होंगे, ये कितना बड़ा लैंड एरिया है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे एक ही टाइप के एनिमल को हम ज़्यादातर रियर करते हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट एनिमल्स आप पता कर सकते हो, कैटल, जो शीप होती है, जो गोट होते हैं, जो हॉर्सेस होता है। और प्रोडक्ट्स हमें इनसे क्या मिलता है, ऑब्वियसली मीट मिल जाएगा, हाइट्स मिल जाएगी, जो स्किन होती है वो मिल जाएगी, ठीक है, आपका जो मिल्क है वो मिल जाएगा। और इनको हम क्या करते हैं, साइंटिफिकली क्या करते हैं, पैक करते हैं और फिर एक्सपोर्ट किया जाता है इन्हें। तो एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है इसके अंदर। और इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें ब्रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ब्रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, देन जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए और डिजीज़ कंट्रोल के लिए और हेल्थ केयर के लिए ये किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूएसए, ठीक है, रेनडियर अलास्का में होते हैं, जिसके अंदर 2/3 वहीं पे होता है। ये यहाँ पे देखो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, देन वी हैव यूएसए तो हो गया, अर्जेंटीना और यूरुग्वे। ये देखो यहाँ पे पूरा आ जाएगा, यहाँ पे भी होता है थोड़ा बहुत, इसलिए ये वाला एरिया भी आ जाएगा आपका। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर, द नेक्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, हम अलग अलग तरह से एग्रीकल्चर करते हैं। कभी हम कुछ क्रॉप्स को यूज़ करते हैं, कभी कैसे एनवायरनमेंट होता है तो उसके हिसाब से एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फार्मिंग, की कैसे फार्मिंग की जा रही है, कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं, कैसा लाइफ स्टॉक है, उसके हिसाब से एग्रीकल्चर कैसे होता है, सब्सिस्टेंस और क्या होता है कमर्शियल। सब्सिस्टेंस क्या होता है कि जब मैं खुद के लिए कर रही हूँ, लोकली मैं ग्रो भी कर रही हूँ और लोकल ही सेल कर रही हूँ, यानी कि मैं अब ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। इसके अंदर भी दो होते हैं, प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। प्रिमिटिव क्या होता है कि मैं
जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ें कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रही हूँ। प्रिमिटिव, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, अभी भी वापस एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। सपोज एक लैंड एरिया है, मैं यहाँ पे आई, ठीक है, मैं यहाँ पे आई, मेरे ग्रुप है वो यहाँ पे आया, यहाँ पे फॉरेस्ट, तो मैं उनको क्या करूँगी, जला दूंगी। अब उनसे जो मुझे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब मैं वहाँ पे खेती करूँगी, अब उनकी फर्टिलिटी चली गई तो मैं वापस दूसरी जगह मूव कर जाऊँगी। जब मैं वापस इस जगह पर आऊँगी ना, तब तक वापस फॉरेस्ट ग्रो हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, कल्टिवेटेड पैचेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं और टूल्स हम बहुत जो बेसिक वाले हैं वो यूज़ करते हैं, दैट इज स्टिक्स एंड होस। हर 3 से लेकर 5 साल के अंदर सॉइल अपनी फर्टिलिटी छोड़ देता है, तो फार्मर दूसरे पेस्चर के अंदर चला जाता है। पर इसकी वजह से क्या होता है, जो साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है। अब यहाँ पे कहाँ प्रैक्टिस होते हैं, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और उसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जूमिंग जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, देन मिल्पा सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको में, और लडंग इंडोनेशिया एंड मलेशिया के अंदर। अब यहाँ पे देखो ये रीजन कहाँ होते हैं, सबसे पहले तो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका, ये यहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मुझे बहुत सारे लोगों को फीड करना है, लैंड एरिया कम है, पॉपुलेशन वेरी हाई, तो बहुत सारे लोगों को फीड करना है। इसके लिए इसके ऊपर छोटे लैंड एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती है। मेनली फैमिली लेबर यूटिलाइज किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसिव यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर मैनुअल लेबर होता है, जो मशीनरी है उसका कम यूज़ होता है। इसकी वजह से पर जो यूनिट एरिया उसके अंदर तो हमें हाई यील्ड मिल जाता है, पर जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। एक ही एरिया में जहाँ पे 4 लोग चाहिए वहाँ पे आपको 8 लोग लगा रहे हो, तो क्या हो रहा है, लेबर प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो रही। और फार्म जो यार्ड है मैन्योर, उसको ही हम यूज़ करते हैं फर्टिलिटी के लिए। अब इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है वेट, जो वेट पैडी है, और एक होती है जो पैडी के अलावा, पैडी यानी राइस के अलावा, एक होती है जिसके अंदर राइस ही कल्टिवेट कर रहे हैं, और एक होती है जिसके अंदर हम राइस कल्टिवेट नहीं कर रहे। अब यहाँ पे जहाँ पे राइस कल्टिवेट करते हैं ना, वो मेन क्रॉप होती है, और आपको मैंने बता दिया कि जो लैंड होल्डिंग से वो स्मॉल होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। देन जो पैडी के अलावा जो क्रॉप्स है वो कौन सी होती है, वीट, सोयाबीन, बार्ले, सोरगुम, ये कहाँ होती है, नॉर्दर्न चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ जापान। अब ये यहाँ पे राइस क्यों कल्टीवेट नहीं होता, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलाउ ही नहीं करते। इंडिया के अंदर आप देखोगे वीट कहाँ ग्रो होता है, वेस्टर्न इंडो गंगेटिक प्लेन्स यानी गंगा के पास में। मिलेट कहाँ होते हैं, जहाँ पे इतने ज़्यादा ड्राई पार्ट्स है, सदर्न इंडिया और जो वेस्ट वाला पार्ट है। और यहाँ पे देखोगे इरिगेशन ज़्यादातर यूज़ होता है। अब यहाँ पे एरियाज देख लेते हैं, दिस इज़ द एरिया ऑफ इट। यहाँ पे इंडिया की भी आ जाएगा, और यहाँ पे जो है ना चाइना, जो जापान है और जो कोरिया है उसका पार्ट आ जाएगा। देन वी हैव प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन क्या होता है कि मैं बहुत सारे बड़े एरिया पर एक ही तरह के क्रॉप ग्रो कर रही हूँ और मैं उसको सेल कर रही हूँ, यानी मार्केट ओरिएंटेड होता है। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, यूरोपियंस ने। जहाँ पे उन्होंने कॉलोनीज बनाती थी वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया था। मेन क्रॉप्स कौन से होंगे आपको, यहाँ पे टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन एंड शुगर केन एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे क्रॉप्स होंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, फ्रेंच ने जो कोकोआ और कॉफ़ी है वो वेस्ट अफ्रीका के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ब्रिटिश ने टी इंडिया और श्रीलंका के अंदर, रबर मलेशिया के अंदर, शुगर केन और बनाना वेस्ट इंडीज़ के अंदर। स्पेनिश और जो अमेरिकन थे उन्होंने कोकोनट और शुगर केन फिलीपींस के अंदर किया था। देन डच ने शुगर केन जो इंडोनेशिया है वहाँ पे किया था। ब्राज़ील ने कॉफ़ी, ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी इंट्रोड्यूस की गई थी। और आप देखोगे मैक्सिमम में क्या होता है कि उनकी गवर्नमेंट ओन कर रही है, या तो वो प्लांटेशन फार्म, क्योंकि ब्रिटिशर्स और जो भी कॉलोनियल्स थे वो तो चले गए, एक्सेप्ट ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर क्या है, ब्राज़ील के अंदर उनकी है ना जो यूरोपियंस है वही ओन कर रहे हैं उन्हें अभी तक उनकी गवर्नमेंट ओन नहीं कर रही। अभी तक उनके नेशंस भी, जो वहाँ के लोग हैं सिटीजन्स, वो ओन नहीं कर रहे। ये सारे जगहों पर क्या है, सिटीजन्स और गवर्नमेंट ओन कर रही है एक्सेप्ट ब्राज़ील। ठीक है, वहाँ पे कौन ओन कर रहा है, जो कॉलोनाइजर्स हैं वही ओन कर रहे हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बड़ा लैंड एरिया होता है, कैपिटल ज़्यादा लगेगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, सपोर्ट ज़्यादा लगेगा, मैनुअल लेबर भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होगी, एक ही क्रॉप होगी, ठीक है, चीप लेबर जहाँ पे मिलेगा वो ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, मार्केट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सारे रीजन्स है जहाँ पे होता है।
देन वी हैव एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। ये कहाँ होता है? इंटीरियर एरिया में होता है, मिडल लैटिट्यूड्स में, यानी कि जो इक्वेटर है वहाँ पे उसके आसपास में ही होता है ये। अब यहाँ पे वीट मेन क्रॉप है, बहुत सारे और भी क्रॉप्स होते हैं, कॉर्न, बार्ले, ओट्स और राई। अब यहाँ पे क्या होता है, फार्म्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बट उसके अंदर लेबर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मेनली मशीन्स यूज़ होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पर पर्सन यील्ड है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, पर जो यील्ड है पर एकड़ वो कम हो जाती है। कहाँ कहाँ होती है? यूरेशिया में, कैनेडिया में, अमेरिका में, और फिर अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये देखो ये वाले रीजन्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरेशिया। अब बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। फार्मिंग क्या होती है कि मैंने एक, सपोज दिस इज द लैंड एरिया, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक क्रॉप ग्रो कर रही हूँ। मैंने सपोज कोई क्रॉप ग्रो की थी कि उसके बाद मैं नेक्स्ट बार जब ग्रो करूँगी तो मैं दूसरी क्रॉप ग्रो करूँगी, ताकि क्या हो, सॉइल की फर्टिलिटी वो कम ना हो। अब ऐसा क्यों होगा भाई? देखो, अगर मैं एक ही क्रॉप को बार बार ग्रो करती हूँ ना, तो वो सेम न्यूट्रिएंट सॉइल से लेगा, तो सॉइल है ना उस न्यूट्रिएंट्स के अंदर वीक हो जाएगा, उसके अंदर नहीं रहेंगे वो न्यूट्रिएंट्स। तो मैं दूसरी क्रॉप ग्रो करती हूँ ताकि दूसरा न्यूट्रिएंट्स ले और वो न्यूट्रिएंट्स वापस रिप्लेनिश हो जाए। अब यहाँ पे क्या होती है, हाईली डेवलप्ड पार्ट्स में होती है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया और जो सदर्न कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर। ये क्या होती है, मॉडरेट होती है साइज में ज़्यादा बड़ी नहीं होती। कॉमन क्रॉप्स कौन से होते हैं? वीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फॉडर एंड जो रूट क्रॉप्स होते हैं। अब यहाँ पे फॉडर क्रॉप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिप्लेनिश करते हैं। क्रॉप रोटेशन भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। एक होती है कि इंटर क्रॉपिंग, यानी मैं एक ही लैंड एरिया पर एक, सपोज यहाँ पे राइस ग्रो करती हूँ, देन यहाँ पे वापस दूसरा है ना पल्सेस ग्रो कर दूंगी, देन वापस यहाँ पे राइस, तो मैं इंटर क्रॉपिंग भी करती हूँ। और इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी बहुत ज़्यादा होती है। एनिमल्स आपके देखोगे कैटल, शीप, पिग्स और जो पोल्ट्री है यानी जो एग देते हैं वो यूज़ होती है। मेन इनकम यही होती है। इसके साथ में क्रॉप्स के साथ में दोनों मिलाकर इनकी फार्मर्स की इनकम जनरेट होती है। इसके अंदर आप देखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा लगता है, मशीन्स पर बनानी होती है, बिल्डिंग्स बनानी होती है, और जो फर्टिलाइजर्स है उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फार्मर्स भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड चाहिए, एक्सपर्ट होनी चाहिए। ये सारी एरियाज़ है, यहाँ पे देखो ये सारे आपको यहाँ पे एरियाज मिल जाएंगे। देन वी हैव डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग क्या होती है कि जब मुझे ऐसे एनिमल्स की मैं फार्मिंग कर, मतलब ऐसे एनिमल्स को मैं रियर कर रही हूँ जिससे मुझे क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, एग मिल रहा है, और इसके लिए मैं करूँ उन्हें उनका एक अलग से एरिया बना कर रखती हूँ। तो एनिमल शेड्स बनाए जाते हैं। कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है इसके अंदर। जो फॉडर है उनके खाने के लिए उसका स्टोर करना पड़ता है, फीडिंग करनी पड़ती है उन्हें, ठीक है। कैटल जो ब्रीडिंग है, जो हेल्थ केयर उनका, और जो वेटनरी सर्विस है उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। लेबर इंटेंसिव भी होता है ये, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो उन्हें फीड करना होता है ना, उनके लिए भी तो लेबर चाहिए ना। देन इसका एक एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर कोई ऑफ सीजन नहीं रहता है, यानी पूरे साल काम करेगा। जो की फार्मिंग है उसके अंदर क्या होता है, ऑफ सीजन रह जाता है। फार्मिंग हुई 2 महीने का गैप, देन अगेन फार्मिंग करते हैं, पर इसके अंदर कोई ऑफ सीजन नहीं है, पूरे साल काम करता है ये। और ये कहाँ होता है, जहाँ पे अर्बन सेंटर्स होते हैं, कनेक्टिविटी होती है। क्योंकि अगर देखो जो सेंटर्स नहीं होंगे, अगर कनेक्टिविटी नहीं हो रही की, तो क्या होगा, 2-3 दिन में वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेश चाहिए होते हैं उन्हें। तो एक रात में उन्हें पूरा वहाँ पे पहुँचाना होता है। और इसको हम ट्रांसपोर्टेशन से, जो रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज के अंदर रख देना, और क्या होता है पेस्चराइजेशन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर करेंगे हीट, देन कूल डाउन करेंगे। उससे क्या कर सकते हैं हम, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कहाँ कहाँ होता है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ ईस्ट वाला एरिया है। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की बात करें तो ये कहाँ होता है, मेडिटेरियन रीजन्स के अंदर होता है। अब मेडिटेरियन क्या होता है, जो आप यूरोप के पास में देखोगे ना एक सी है, उसका क्या नाम है, मेडिटेरियन सी। उसके अंदर होता है स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो दोनों साइड्स में होता है मेडिटेरियन सी के। नॉर्थ अफ्रीका में भी होता है, सदर्न कैलिफोर्निया, सदर्न जो सेंट्रल चील है, देन साउथ वेस्ट साउथ अफ्रीका, देन साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एंड ये सारी जगहों पर यहाँ पे होता है। और ये मेनली क्या करते हैं, सिट्रस फ्रूट्स ग्रो करते हैं, यानी कि जिसके अंदर सिट्रस एसिड होता है वो ग्रो करते हैं। अब इसका एक मेन एग्जांपल क्या है, ग्रेप्स। और ग्रेप के जो कल्टीवेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विटीकल्चर, जिसके अंदर हाई क्वालिटी जो ग्रेप्स होते हैं उन्हें तो हम क्या करते हैं, वाइन बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और जो लो क्वालिटी होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं,
रेजिन्स यानी आप देखो कि दाखें होती है ना, उसको बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऑलिव्स और फिग्स भी इसके अंदर ग्रो होते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि जब सर्दियों में जहाँ पे क्रॉप ग्रो नहीं होती यूरोप के अंदर, तो उसके अंदर ये सारे काम आ जाता है यूरोपियन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। देन वी हैव मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। अब इसके अंदर क्या होता है कि मैं मार्केट ओरिएंटेड पूरा कर रहा हूँ। हॉर्टिकल्चर यानी जो फ्रूट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उनकी ग्रोथ, तो इसके अंदर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अर्बन मार्केट्स के अंदर सेल करने के लिए। फार्म ज़्यादा बड़े नहीं होते और ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे अच्छा होगा वहीं पे ही होंगे। इसके अंदर लेबर भी लगता है, कैपिटल भी लगता है, दोनों ही ज़्यादा लगते हैं। और किसको टारगेट करते हैं? ये जहाँ जिनके पास इनकम ज़्यादा हो, क्योंकि अगर मैं अच्छे से जो फ्रूट्स ग्रो कर रही हूँ तो उसके अंदर उसको पैसे भी ज़्यादा होंगे। मतलब मैं अच्छे से ग्रो कर रही हूँ, मेरे कैपिटल बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैं बेचूंगी भी अच्छे दाम में। तो इसकी वजह से जो हाई इनकम जो ग्रुप्स होते हैं उनको बेचेंगे, क्यों? क्योंकि वो अच्छे दाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इरिगेशन, HYV सीड्स, ठीक है, देन फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे यूज़ होते हैं। जो आर्टिफिशियल हीटिंग है वो भी यूज़ होती है, जहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं होती। कहाँ होगी है? जहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न USA, देन मेडिटेरियन रीजन्स वाला नेदरलैंड्स का। नेदरलैंड्स के अंदर क्या होता है? फ्लावर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, जो मेजर सिटीज़ के अंदर ट्रांसपोर्ट भी किए जाते हैं नेदरलैंड से। अब इसके अंदर एक और आ जाता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे क्रॉप ग्रो करी, अब मैं उसको ट्रक से, सपोज मैंने यहाँ पे क्रॉप ग्रो करी, यहाँ पे मार्केट है, मैं उसको रात भर ट्रक चलाकर यहाँ पे पहुँचाऊंगी, देन सुबह सेल कर दूंगी। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रक फार्मिंग होते हैं, और वेजिटेबल्स के अंदर ये यूज़ होती है। देन वी हैव पोल्ट्री फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग। इसके अंदर क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उसके अंदर जो चिकन होता है या फिर जो आप देखोगे हैन होता है, उसको क्या करते हैं, एक ऐसे यहाँ पे आप देखोगे पीछे इमेज दे रखी है, उसके अंदर बांध कर रख देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, उन्हें फीड करा दिया जाता है और उनसे जो एग मिलता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर उन्हें स्टॉल्स में रख देते हैं और फीड कराते हैं, सुपरवाइज करते हैं। मतलब अगर उनको कोई डिजीज़ हो गए तो ऐसा नहीं होने देते। वेटनरी सर्विस हमेशा यहाँ पे होती है। कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा, बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी, मशीनरी होगी, वेटनरी सर्विस रखनी पड़ेगी, हीटिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, लाइटिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। और इसके अंदर आप देखोगे ब्रीड सिलेक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ फार्मिंग बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अब देखो, अगर होता है कि मैं सारे फार्मर्स एक साथ अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तो वो क्या होगी? कोऑपरेटिव, जिसके अंदर वो अपना लैंड एरिया उनका वैसे का वैसे ही है, ठीक है। वॉलंटरी आते हैं, जो रिसोर्सेज है वो दे देते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, पर उनका लैंड एरिया कहीं नहीं जाता, ठीक है। फार्मिंग कोऑपरेटिव एफर्ट से होती है, जिसके अंदर आप देखोगे किसके अंदर हेल्प होती है? फार्मिंग इनपुट्स के अंदर होती है। सेल अच्छे फेवरेबल दाम पर कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर सारे फार्मर्स एक ही दाम पर करेंगे तो डिमांड सेम रहेगी, मतलब सप्लाई सेम रहेगी और जो प्राइस है वो सेम रहेंगे, तो वो क्या करेंगे? अपने फेवरेबल दाम पर सेट कर देते हैं और उसी पर सेल कर देते हैं, ठीक है। चीपर रेट्स पे वो क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं और सेल अच्छे दामों पर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लाने में, बस 1 सेंचुरी के आसपास ही हुआ है। और एक देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, जैसे आप देखो डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन और इटली। डेनमार्क के अंदर तो हर एक फार्मर इसका मेंबर है। अब एक होती है कलेक्टिव फार्मिंग, जिसके अंदर फोर्स किया जाता है, ठीक है, कलेक्टिव लेबर के लिए। सोशल ओनरशिप होती है, यानी जो स्टेट है वो उसको ज़्यादातर ओन करता है। इसको हम बोलते हैं कॉलकोस। जो सोवियत यूनियन है, USSR के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं? कोलकोस बोलते हैं। इसके अंदर कलेक्टिव आ जाता है। क्यों ये करते हैं कलेक्टिव? क्योंकि फूड सिक्योरिटी हो जाए, ठीक है, और जो सेल्फ सफिशिएंसी वो इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए और इनसफिशिएंसी हट जाए, ठीक है, जिसके अंदर फार्मर्स एक साथ आते हैं, लैंड देते हैं, लेबर देते हैं और लाइफ स्टॉक भी देते हैं। छोटा छोटा उनका लैंड एरिया वो रख सकते हैं, पर ज़्यादा लैंड एरिया वो नहीं रख सकते। देन वी हैव माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? अब देखो, माइनिंग यानी कुछ भी चीज़ जो रिसोर्सेज है वो हमें निकालना होता है। अभी बहुत टाइम से प्रैक्टिस की हो रही है, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज से प्रैक्टिस हो रही है। एंशिएंट टाइम्स के अंदर टूल्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वेपन्स के लिए होते हैं, ये उसके अंदर यूज़ होते हैं, जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं। पर अभी के टाइम पर सही में आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में ही ये मेजर इंडस्ट्रीज बनी है। इसके अंदर आप देखो कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। फिजिकली आप देखोगे जो कितना ज़्यादा डिपॉजिट है, ठीक है, कैसा अच्छा, कितना जो क्वालिटी उसकी क्या है, ठीक है, और कैसे वो हमें मिला है, मतलब एक पूरे लिक्विड फॉर्म में कैसे है।
देन इकोनॉमिकल फैक्टर्स, उसकी डिमांड कितनी है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास या नहीं है उसको निकालने के लिए, कैपिटल है या नहीं है, एंड लेबर और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि माइनिंग वहाँ पे हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसी तरह की माइनिंग्स होती है। माइनिंग्स दो तरह की होती है, सरफेस एंड अंडरग्राउंड। सरफेस यानी कि जो ओपन माइनिंग, यानी कि देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ओपनली सारे रिसोर्सेज मिल गए हैं तो मैं अंदर डिग नहीं करूँगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ऊपर ही मिल गए हैं तो मुझे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट वे है, इसके अंदर आउटपुट भी बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाता है और रैपिड भी, फास्टली भी हमें मिल जाता है। अंडरग्राउंड क्या होती है, शाफ्ट माइनिंग, जिसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे अंडरग्राउंड के अंदर मुझे रिसोर्सेज मिल रहा है, अब मैं यहाँ पे पूरा लिफ्ट बनाकर जाऊँगी, यहाँ से निकालूंगी तो मेरी कॉस्ट ज़्यादा होगी सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है, वर्टिकल मुझे शिफ्ट्स बनाने पड़ेंगे और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा, पॉइजनस गैसेस मिल सकती है, फायर्स हो सकती है, फ्लड्स हो सकते हैं और एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे आप देखोगे जो फायर हुई थी, फ्लडिंग हुई थी कोल माइनिंग्स में इंडिया के अंदर, डेवलप्ड इकोनॉमीज इतना ज़्यादा नहीं कर रही इसके ऊपर। अब ये जो शाफ्ट माइनिंग है इसके अंदर आपको क्या चाहिए, अंडरग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे आपको मिनरल्स तक पहुंचने के लिए और उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, कैसे, पैसेजेस से, और इसके अंदर ड्रिल्स आपको अच्छी करनी पड़ेगी, जो वेंटिलेशन सर्विस यानी कि आपको हवा आनी चाहिए, वो जहाँ पे जो अंडरग्राउंड माइनर्स वर्कर्स आ रहे हैं उनके लिए हवा होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये जितनी भी माइनिंग से ज़्यादा नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ पे लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, माइनिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, जबकि वहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा आपको चीप मिल जाता है, इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रही है, ज़्यादा माइनिंग हो रही है। ठीक है, माइनिंग के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब कुछ जगहों पर देखोगे अफ्रीका और कुछ साउथ अमेरिका की कंट्रीज़, वहाँ पे आप देखोगे 50% जो उनकी अर्निंग होती है वो कहाँ से होती है, मिनरल से ही होती है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पर अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकेडमिशियंस, तब तक के लिए बाय बाय।